स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल श्योर कंपटीशन सक्सेस पर। और हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी कक्षा 7 की एनसीईआरटी सब्जेक्ट भूगोल हमारा चल रहा है। तो देखिए इसके अंतर्गत हम 3 चैप्टर हमारे पढ़ चुके हैं। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है चैप्टर नंबर 4। तो चैप्टर नंबर 4 की अगर बात करें तो नाम है इसका, देखिए वायु। चैप्टर का संबंध किससे है? हमारे एटमॉस्फेयर से, यानी कि वायुमंडल से। हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे वायुमंडल के बारे में, सब चीजें हम पढ़ेंगे डिटेल के साथ। तो देखिए चैप्टर की शुरुआत करें तो सबसे पहले है हमारी पृथ्वी। तो पृथ्वी है तो देखिए इसके चारों तरफ क्या पाए जाएंगी? गैसें पाई जाती हैं। गैसों के अलावा देखिए जल वाष्प भी होती है। उसके अलावा कुछ अशुद्धियां जैसे कि धूल के कण भी हैं, छोटे छोटे कण जो कि हमें दिखाई भी नहीं देते, माइन्यूट पार्टिकल। ये सब मिलकर हमारा क्या बनाते हैं? एटमॉस्फेयर बनाते हैं। देखिए पृथ्वी को चारों तरफ से जो गैसीय परत पृथ्वी को चारों तरफ से कवर करके रखती है, पृथ्वी के चारों तरफ एक आवरण का निर्माण करती है। और इसी आवरण को क्या कहते हैं? इसे ही हमारा वायुमंडल कहा जाता है। तो वायुमंडल क्या हुआ कि पृथ्वी को चारों तरफ से कवर करने वाली गैसों का समूह, जो कि क्या कर रहा है? पृथ्वी को चारों तरफ से देखिए इस प्रकार से कवर किया हुआ है। तो ये क्या है? वायुमंडल है। वायुमंडल की अगर बात करें कंपोजिशन की, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि विभिन्न प्रकार की गैसें रहेंगी। उसके अलावा जो जल वाष्प है, यानी कि जो वाटर वेपर्स है, वो भी इसके अंदर पाई जाएंगी। उसके अलावा छोटे छोटे कण जैसे कि धूल के भी हो सकते हैं, डस्ट वगैरह हो गई, छोटे छोटे पार्टिकल, ये सब मिलकर क्या बनाएंगे? एटमॉस्फेयर का निर्माण करेंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो तत्व है वो क्या है? गैस है। सबसे महत्वपूर्ण गैस है। तो गैस की ही कंपोजिशन की हमें बात करनी होगी कि कौन सी गैस कितनी मात्रा में हमारे वायुमंडल के अंदर पाई जाती है। तो देखिए अगर कंपोजिशन की बात करें, अगर संगठन की बात करें कि जो पूरा हमारा वायुमंडल है वो किस किस प्रकार की गैसों से मिलकर बना हुआ है, तो सबसे पहला जो नंबर आता है ऐसी गैस जो कि सर्वाधिक मात्रा में हमारे वायुमंडल के मौजूद है, तो वो कौन सी है? वो है नाइट्रोजन। तो पहले नंबर पर कौन आता है? देखिए नाइट्रोजन। पहले नंबर पर नाइट्रोजन। और अगर नाइट्रोजन की बात करें, मैंने बताया कि सर्वाधिक मात्रा में, तो सर्वाधिक कितना? लगभग 78% जो है वो क्या है? नाइट्रोजन है। 78%, पूरा आप लेकर चले 78.1%। ये याद कर सकते हैं, ये याद करें, नहीं तो लगभग में याद रखें कि 78% क्या है? नाइट्रोजन। उसके बाद दूसरे नंबर पर जो गैस आती है वो है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन की अगर बात करें तो ऑक्सीजन कितनी है? लगभग 21%। पूरा याद रखें तो देखिए 20.9% क्या है? ऑक्सीजन है। लगभग में आप कह सकते हैं कि 21% ऑक्सीजन और उसके बाद 78% जो है ये नाइट्रोजन है। तो यहां पर एक चीज आप देखिए कि ये दोनों गैसें मिलकर लगभग हमारे एटमॉस्फेयर का देखिए 99% तक बना रही है। ये दोनों ने मिलकर क्या किया? लगभग हमारे एटमॉस्फेयर का, वायुमंडल का देखिए 99% जो भाग है इन गैसों के द्वारा बना दिया गया। बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है, बड़े ही ध्यानपूर्वक आपको पढ़ना है। तो ये कॉमन सा क्वेश्चन आता है कि हमारे वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस प्रेजेंट है? तो वो कौन सी है? नाइट्रोजन है। अगर आपसे पूछे कि हमारे भूपर्पटी पर, स्थल मंडल है, जो भूपर्पटी ऊपर की जो लेयर है क्रस्ट, वहां पर सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो वो ऑक्सीजन है। ये दोनों चीज ध्यान रखनी है। उसके बाद देखिए तीसरे नंबर पर जो गैस आती है वो है आर्गन। तो आर्गन की अगर बात करें तो देखिए 0.93% ये हमारे एटमॉस्फेयर में है। उसके बाद अगर चौथे नंबर पर बात करें तो ये है कार्बन डाइऑक्साइड। अगर इसकी मात्रा की बात करें तो बहुत कम मात्रा में है, 0.03% की मात्रा में ये हमारे वायुमंडल में उपस्थित है। बहुत कम मात्रा के अंदर है, ठीक है। लेकिन फिर भी जो इसका प्रभाव है वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली है भाई, हमारे लिए फायदेमंद भी है और नुकसानदायक भी है। अभी इस चीज को भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये हुई कार्बन डाइऑक्साइड की बात। ये 3 गैसें ये जो 4 गैसें मैंने आपको बताई, ये मुख्यतः जैसे एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछी जाती है। इनके जो फिगर है ये आप लोगों को याद कर लेने हैं अच्छे से, ठीक है। और जो आर्गन की बात की, ये क्या है? एक एक्वेरियस
गैस है, ठीक है, क्रिया वगैरह नहीं करती, अकेरिया ये गैस है, इसकी परसेंटेज इतनी है, ये याद रखनी है। इसके अलावा अगर और की बात करें तो देखिए 5वें नंबर पर कौन सी है, 5वें नंबर पर आती है नियोन। उसके बाद देखिए 6ठे नंबर पर है हीलियम। ये सब चीजें याद होनी चाहिए, इतने जितना मैं लिख रहा हूं, ठीक है। 5वें नंबर पर नियोन, 6 पे क्या है, हीलियम, 6 पे हीलियम है। 7वें नंबर पर है ओजोन, 7वें पे ओजोन। और 8वें नंबर की अगर बात करें तो ये है हाइड्रोजन। तो ये गैसों की जो मेन कंपोजिशन है हमारे एटमॉस्फेयर की, ये सब गैसें पाई जाती हैं। इसके अलावा अन्य और भी गैसें हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण है आपके लिए वो मैंने लिख दी है। तो क्रम इसी हिसाब से है, सबसे ज्यादा नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर आर्गन, फिर इस हिसाब से नियोन सबसे ज्यादा, फिर हीलियम, फिर ओजोन, फिर उसके बाद हाइड्रोजन। तो इस प्रकार से याद रखना है, किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। तो देखिए सबसे पहले अगर बात करें तो देखिए हम जब रेस्पिरेशन करते हैं तो हमारे लिए कौन सी गैस आवश्यक है, ऑक्सीजन। कोई भी जीव जंतु जब रेस्पिरेशन करेगा, श्वसन की क्रिया जब वो करता है तो उसे ऑक्सीजन गैस चाहिए। क्योंकि वातावरण में देखिए जो नाइट्रोजन गैस है वो बहुत अधिक मात्रा में प्रेजेंट है। तो जब हम लोग भी श्वसन करते हैं तो नाइट्रोजन भी क्या है, उसके साथ ऑक्सीजन के साथ हमारे अंदर चली जाती है बॉडी के अंदर। लेकिन इसी तरीके से ये बाहर भी आ जाती है। हमारी बॉडी जो है वो डायरेक्टली इस नाइट्रोजन का उपयोग नहीं कर सकती। वैसे तो देखिए नाइट्रोजन का बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा उपयोग है कि भाई जो हमारे प्रोटीन होते हैं उसके अंदर जो मुख्य घटक है प्रोटीन के अंदर वो क्या है, नाइट्रोजन है। तो नाइट्रोजन हमारे लिए भी आवश्यक हुई। लेकिन हमारे श्वसन के अंदर जब नाइट्रोजन जाती है तो हम उसका कोई भी उपयोग नहीं ले सकते। तो फिर ये किसके लिए फायदेमंद है, ये प्लांट्स के लिए फायदेमंद है। तो क्या प्लांट्स इसका जो वातावरण के अंदर जो नाइट्रोजन है, क्या प्लांट्स उसका डायरेक्टली यूज कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। प्लांट्स के लिए भी ये बेकार है। तो देखिए प्रकृति ने कुछ ऐसी व्यवस्था की है कि वातावरण के अंदर ये जो नाइट्रोजन मौजूद है इसको क्या किया गया है, प्लांट्स के लिए, पेड़ पौधों के लिए उपयोगी बनाने के लिए देखिए कुछ व्यवस्थाएं की गई है हमारी कुदरत के द्वारा। जैसे कि देखिए जो फलीदार पौधे होते हैं ना, फलीदार जिन पे फलियां लगती हैं, जैसे कि मटर हो गया, सोयाबीन होगी, मूंग वगैरह हो गई, दाल के पौधे अधिकतर, यानी कि फलियां, यानी कि आप मान लीजिए कि दाल के पौधे, जिस प्रकार से ये एक प्लांट है, ठीक है, कोई फलीदार पौधा है, यानी कि देखिए एक फैमिली होती है ना, जैसे प्लांट्स किंगडम के अंदर लेग्यूमिनेसी, तो उसके ज्यादा उसी फैमिली के प्लांट्स जिनके की फलियां होती हैं, फलीदार। इस प्रकार से जैसे इनके ऊपर भाई फ्रूट लगते हैं, फलीदार, ये कोई फल है, तो इनकी जड़ों के अंदर क्या रहता है, इनकी जड़ों के अंदर देखिए छोटे छोटे, ये मान लीजिए रूट्स हैं, तो छोटे छोटे नोड बने होते हैं, इस प्रकार की गांठें होती हैं। और इन गांठों के अंदर क्या होता है कि देखिए एक बैक्टीरिया होता है जिसका की नाम क्या है, राइजोबियम। राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया होता है। तो वो क्या करता है राइजोबियम, तो देखिए वातावरण के अंदर जो भी क्या है नाइट्रोजन गैस है, तो नाइट्रोजन का देखिए वो क्या करेगा, स्थिरीकरण कर देता है। स्थिरीकरण यानी कि फिक्सेशन, फिक्सेशन कर देता है कि देखिए जो खुले जो नाइट्रोजन के जो कि एलिमेंट्स मौजूद है एटमॉस्फेयर में, जैसे नाइट्रोजन है, ये किसी काम की नहीं। अब प्लांट्स जो नाइट्रोजन का यूज कर सकते हैं वो देखिए दो फॉर्म के अंदर कर सकते हैं। एक तो है आपका जैसे कि नाइट्रेट हो गया और एक है नाइट्राइट। इन दो फॉर्म के अंदर उपयोग कर सकते हैं। तो राइजोबियम क्या करता है कि वातावरण के अंदर जो नाइट्रोजन है इसको कन्वर्ट कर देगा नाइट्रोजन या फिर नाइट्रेट या फिर नाइट्राइट के अंदर। तो इससे क्या है, ये मिट्टी के अंदर मिल जाएगा और जो प्लांट है वो मिट्टी के अंदर से इस नाइट्रोजन को कंज्यूम कर लेगा। और यहाँ पर जो भी देखिए फल लगते हैं, तभी तो जो दालें वगैरह होती है वो क्या है, प्रोटीन से भरपूर है। तो इस तरीके से फिर जब हम उन दालों को खाते हैं तो वो प्रोटीन हमारे अंदर पहुंच जाता है और हमारी जो प्रोटीन की आवश्यकता है वो इस तरीके से पूरी हो जाती है। इसके अलावा देखिए जो बिजली वगैरह गिरती है, जो लाइटनिंग वगैरह है, इनसे भी क्या होता है कि वातावरण के अंदर जो खुली नाइट्रोजन है प्लस में ऑक्सीजन है, ये भी आपस में क्रियाएं करके जब जैसे बारिश होती है तो उस समय में ये भी बारिश के रूप में इस टाइप के बनते हैं यौगिक।
ये भी फिर मिट्टी के अंदर आ जाते हैं और चूने पत्थर वगैरह से रिएक्शन करके किसी तरीके से ये नाइट्रोजन के यौगिक बना लिए जाते हैं और जो प्लांट है वो उनको भी ले लेता है। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि कौन सा जीवाणु है जो देखिए प्लांट के अंदर नाइट्रोजन का वो करता है फिक्सेशन, तो राइजोबियम है। इसके अलावा एक और बैक्टीरिया है अजोटोबैक्टर, ये भी क्या करता है, ये मिट्टी के अंदर है, ये भी नाइट्रोजन के यौगिक बनाता है जो कि प्लांट्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो ये तो नाइट्रोजन का एक यूज जो कि आपकी बुक में दिया गया था। इस प्रकार से जो नाइट्रोजन है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उसके बाद देखिए, उसके बाद आता है हमारी ऑक्सीजन का नंबर। तो ऑक्सीजन के बारे में आपको पता है कि देखिए जो इंसान है ये क्या करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, और रेस्पिरेशन के अंदर देखिए आपको पता है कि कौन सी गैस ली जाती है, ऑक्सीजन। इंसान क्या करेगा जब श्वसन की क्रिया करता है तो ऑक्सीजन गैस वो इनहेल करता है, उसी की वजह से जिंदा है। और जब देखिए श्वसन को बाहर छोड़ता है तो कौन सी गैस, कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहां पर देखिए जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है जिसे कि हम बहुत ज्यादा बुरा समझते हैं, तो ये प्लांट के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। प्लांट जिंदा है किस लिए, किस वजह से, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। इसी की प्रेजेंस में वाटर के साथ रिएक्शन करके ये क्या करते हैं, अपने फूड का निर्माण करते हैं। और इस प्रक्रिया के दौरान देखिए जो फोटोसिंथेसिस है उस प्रक्रिया के दौरान क्या है कि ये जो प्लांट है ये क्या करेंगे, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, तो ये ऑक्सीजन फिर से इंसानों के द्वारा इनहेल की जाती है। तो इस प्रकार से ये चक्कर चलता रहता है, ठीक है। ऑक्सीजन गई और वापस क्या, कार्बन डाइऑक्साइड जो कि किसने ले ली, प्लांट्स ने ले ली, प्लांट्स ने क्या किया, फिर से ऑक्सीजन दे दी। तो ये जो प्रक्रिया है ये चलती रहती है। इस प्रकार से जब प्रकृति ने देखी, जब ये सब चीजें बनाई थी तो इस प्रकार से सब चीजें बैलेंस की गई थी। सब चीजें बैलेंस थी कि भाई जितनी ऑक्सीजन आएगी उतना ही क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड क्रिएट होगी। तो किसी भी गैस का कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं था, सब कुछ बराबर बराबर था। लेकिन वर्तमान समय में क्या है कि देखिए प्रदूषक तत्व बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, ठीक है। जिस प्रकार से गाड़ियों से निकला हुआ धुआं है या फिर जैसे कि ईंधन वगैरह जलाया जा रहा है या किसी भी प्रकार से बहुत से प्रकार है कि भाई प्रदूषण बढ़ता ही जा रहा है वातावरण के अंदर। तो ये बढ़ता प्रदूषण क्या कर रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है इसको बहुत ज्यादा बढ़ा रहा है। तो क्या ये देखिए अब यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि भाई जब कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही है तो इसका फायदा है या फिर कोई नुकसान है। अब ये चीज समझने के लिए देखिए, ये स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था हमारी पृथ्वी है, चारों तरफ इस प्रकार से ये गैसों का एक आवरण है जिसको कि हमने वायुमंडल नाम दिया था। इसी वायुमंडल के अंदर गैस है हमारी कौन सी, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगी, देखिए ये सूर्य है, जब सूर्य से देखिए इस प्रकार से किरणें आती हैं, यानी कि सूर्य की देखिए जो सूर्य के प्रकाश में जो ताप रहता है यानी कि इंसोलेशन बोलते हैं, सूर्य तप। तो सूर्य तप जब इस प्रकार से आता है पृथ्वी पर तो बहुत ज्यादा वो गर्म होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड के अणु क्या करते हैं, इस लाइट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, इस सूर्य तप को वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और देखिए बाद में क्या होता है कि भाई पृथ्वी घूमकर सूर्य की इस तरफ आ गई। अभी इस हिस्से के अंदर दिन है ना, सूरज के सामने है। जब ये हिस्सा सूरज के दूसरी तरफ चला जाएगा तो वहां पर जैसे यहां पर रात होगी, तो उस समय क्या होगा, रात होने पर ये कार्बन डाइऑक्साइड के अणु जिन्होंने की इस सूर्य तप को क्या किया था, एब्जॉर्ब किया था, तो ये क्या करेंगे, इस वातावरण के तापमान को नॉर्मल करने की कोशिश करेंगे। तापमान जैसे कि कैसा करने की कोशिश करेंगे, जैसा कि दिन में था। तो उस प्रकार से क्या है कि हमारी जो अर्थ है उसका तापमान इतना मेंटेन हो जाता है कि यहाँ पर जीवन संभव है। अगर ये कार्बन डाइऑक्साइड ना होता तो क्या होता कि दिन के समय ये जो देखिए रोशनी आती ना इस प्रकार से, जो सूर्य तप आता, उससे क्या होता, सब चीजें जल जाती। और रात को जब पृथ्वी का ये हिस्सा इस प्रकार से घूमता, जब अंधेरे की तरफ चला जाता तो क्या होता कि भाई रात को टेम्परेचर कौन कंट्रोल करता है, अभी तो CO2, अगर CO2 नहीं होगी तो टेम्परेचर कंट्रोल नहीं होगा। उसकी वजह से क्या होगा कि ठंड जो है वो इतनी अधिक बढ़ जाएगी कि हर एक चीज बर्फ की तरह जम जाएगी। तो ये तो रोल हुआ CO2 का।
अब प्रदूषण की वजह से क्या हो रहा है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसकी मात्रा निरंतर बढ़ती चली जा रही है। तो बढ़ने की वजह से क्या है कि देखिए बहुत सारे यहां पर CO2 जिस प्रकार से बढ़ गई, तो ये सब क्या कर रही हैं, सूर्य से जो सूर्य तप आ रहा है उसको एब्जॉर्ब कर रही है, यानी कि जरूरत से ज्यादा एब्जॉर्ब कर रही है, जिसकी वजह से क्या है कि पृथ्वी का जो तापमान है वो निरंतर इंक्रीज होता जा रहा है, बढ़ता हुआ जा रहा है। पृथ्वी का जो टेम्परेचर है वो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से बढ़ता हुआ चला जा रहा है। तो इस प्रकार से ये नुकसानदायक है। और देखिए पृथ्वी का जो टेम्परेचर बढ़ रहा है इसी को क्या कह देते हैं, ग्लोबल वार्मिंग इसी को ही कहा जाता है। ये पृथ्वी का बढ़ता तापमान है इसकी वजह से। तो इस प्रकार से जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ये क्या कर रही है, पृथ्वी के तापमान को बढ़ाने के अंदर अपना योगदान दे रही है। तो इसीलिए इसको क्या कह सकते हैं, ग्रीन हाउस गैस इसको कहा जा सकता है। तो आता है क्वेश्चन बहुत बार कि भाई निम्नलिखित में से ग्रीन हाउस गैस कौन सी है। तो एग्जाम्पल में ये हो कार्बन डाइऑक्साइड तो ये है। इसके अलावा देखिए अन्य गैसें भी है, भाई मीथेन भी है जिस प्रकार से, या फिर वातावरण के साथ इन्हीं गैसों के साथ क्या है हमारी वाटर वेपर्स भी है। वाटर वेपर्स यानी कि जल वाष्प, तो जल वाष्प भी यही काम करती है, ये रेडिएशन को जिस प्रकार से एब्जॉर्ब करती है वो भी तापमान के अंदर अपना योगदान देती है। तो ये जैसे कि मीथेन हो गया, वाटर वेपर्स हैं और कार्बन डाइऑक्साइड है, ये क्या है ग्रीन हाउस गैस के एग्जाम्पल हैं। तो इस प्रकार से देखिए जब तापमान बढ़ेगा पृथ्वी का तो उसका क्या नतीजा निकलेगा, भाई ऊपर की तरफ हमारा क्या है नॉर्थ पोल है, नीचे साउथ पोल है जहां पर की बर्फ हमेशा जमी रहती है। तो पृथ्वी का जब तापमान बढ़ना होगा तो ये जो ग्लेशियर्स हैं भाई ध्रुवों पर भी हैं, उसके अलावा जो ऊंची ऊंची चोटियां हैं पहाड़ों की जैसे कि माउंट एवरेस्ट, कोई भी ऊंची से ऊंची चोटी जो कि साल भर बर्फ से डबी रहती है, जमी रहती है, उसके अलावा जहां पर देखिए बहुत सारी हिम नदी ग्लेशियर्स पाए जाते हैं। तो तापमान बढ़ने की वजह से ये जो सारी बर्फ है ये पिघलना प्रारंभ हो जाएगी, जिसका नतीजा क्या निकलेगा कि महासागरों का जो लेवल है पानी का वो बढ़ता चला जाएगा और नतीजा क्या होगा कि बहुत सारे आइलैंड और ऐसे शहर जो कि समुद्र तट पर स्थित है वो सब डूब जाएंगे। तो इस प्रकार से ये हानि है अगर कार्बन डाइऑक्साइड इस प्रकार से बढ़ती रहती है। उसके अलावा भाई कहीं पर आग लग गई ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है तो वो आग जो है बुझ नहीं पाएगी। तो हर एक गैस का अपना अपना रोल है, हर एक महत्व है। तो ये आप लोगों ने समझा कि किस प्रकार से CO2 की बढ़ती हुई मात्रा खतरनाक है। तो देखिए ये सब चीजें आपको याद रखनी है। ये तो आपके चैप्टर की इस प्रकार से स्टार्टिंग। इसके बाद अभी हम देखेंगे कि देखिए ये जो मैंने बनाया था इस प्रकार से एटमॉस्फेयर आपको दिखाया था, तो एटमॉस्फेयर जो है ये देखिए बहुत प्रकार की लेयरों से मिलकर बना हुआ है। तो अभी हम इन्हीं लेयर को डिस्कस करते हैं और देखते हैं हमारे वायुमंडल के अंदर कौन कौन सी लेयर्स, कौन कौन सी परत मौजूद है। तो देखिए, तो चलिए अभी हम देखते हैं कि हमारा जो वायुमंडल है वो किन परतों के अंदर विभाजित है। तो देखिए हमारी मान लीजिए यहाँ पर पृथ्वी की सतह है, यहाँ पर ये स्थल मंडल है, सतह है जहाँ पर कि हम खड़े होते हैं, ये क्या है स्थल मंडल। तो देखिए हमारा जो स्थल मंडल है तो यहाँ पर जो स्थल मंडल है यहाँ से जो प्रारंभ होगा जिस एटमॉस्फेरिक लेयर का, तो वो कौन सी है, सबसे पहली जो लेयर है वो है क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल या फिर इसको हम क्या कह सकते हैं ट्रोपोस्फियर, ये है क्षोभ मंडल या फिर इसी को क्या कहा जाता है ट्रोपोस्फियर, सबसे पहली परत है। उसके बाद देखिए अगर इसकी ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई जो है वो देखिए फिक्स नहीं है, लगभग में आप कह सकते हैं 13 किलोमीटर है। क्षोभ मंडल की जो ऊंचाई है वो कितनी है, लगभग 13 किलोमीटर। तो देखिए इसका ऐसा है कि सबसे नीचे परत है तो लगभग सभी गैसें यहां पर पाई जाती है, सभी प्रकार की गैसें जो होंगी क्षोभ मंडल के अंदर पाई जाएंगी। तो उसके अलावा देखिए पृथ्वी के ऊपर जहां जहां पर सूर्य का प्रकाश सबसे ज्यादा आता है तो वहां पर क्या है कि वायु जब गर्म होती है तो वो गर्म होकर धीरे धीरे ऊपर उठना प्रारंभ हो जाती है। तो इस प्रकार से जहां पर गर्मी अधिक होगी पृथ्वी के जिन क्षेत्रों पर, तो वहां पर तो क्या है कि जो क्षोभ मंडल है इसकी ऊंचाई क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी। आप मान सकते हैं कि लगभग देखिए 18 किलोमीटर तक की ऊंचाई होगी। उसके बाद में
धीरे धीरे अगर हम जिस प्रकार से ध्रुवों की तरफ बढ़ेंगे, जैसे कि साउथ पोल है, नॉर्थ पोल है, यहां पर क्या होगा, जो सौर मंडल है उसकी ऊंचाई बहुत ज्यादा कम रहेगी। वहां पर ठंड है, हवाओं को फैलने का मौका वहां पर नहीं मिलता, हवाएं ठंडी होती हैं तो वो बहुत ज्यादा नीचे रहती हैं। इस प्रकार से सौर मंडल की अगर बात करें तो देखिए ये सतल मंडल है ना, तो यहाँ 18 किलोमीटर से लेकर इस प्रकार से ये हमारी स्थली है। मान लीजिए यहाँ पर क्या है, ध्रुव है, यहाँ पर साउथ पोल या फिर नॉर्थ पोल। उसके अलावा ये हमारी नॉर्मल सतह है, या फिर मान लीजिए 0 डिग्री इक्वेटर है। उसके बाद इस तरीके से बढ़ रहा है 0 1 2 3 4 3 5 6 इस प्रकार से। तो यहां पर क्या है, ये ध्रुव है। तो ध्रुव पर मैंने आपको बताया कि जो वायु है वो ठंडी रहेगी, जो घनत्व है वायु का बहुत ज्यादा रहेगा, सब वायु नीचे नीचे रहेगी। तो सौर मंडल की देखिए जो ऊंचाई है वो भी बहुत ज्यादा कम रहेगी। अगर ऊंचाई की बात करें तो ध्रुवों पर देखिए 8 किलोमीटर तक ही सौर मंडल मानी जाती है, रहती है ध्रुवों पर। उसके बाद अगर बात करें जैसे कि इक्वेटर की, जहां पर कि सूर्य जो है साल भर सीधा चमकता है, तो वहां पर क्या है कि गैसें गर्म होकर ज्यादा ऊपर तक उठेंगी और जो सौर मंडल की सीमा है वो और भी ज्यादा मानी जाएगी यहां से, ध्रुव से ज्यादा, तो लगभग 18 किलोमीटर तक, ठीक है। या फिर जैसे कि मान लीजिए वैसे भाई सारा मरुस्थल है, यहाँ पर बहुत गर्म प्रदेश है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, जो वायु है गर्म होकर ऊपर उठेगी। तो हर प्रकार से कह सकते हैं कि देखिए लेवल जो है सौर मंडल का वो अलग अलग पाया जाता है। औसत में आप कह सकते हैं कि 13 किलोमीटर, बाकी ध्रुवों पर 8 किलोमीटर से लेकर बीच की जो ऊंचाई रहेगी इस प्रकार से ज्यादा 18 किलोमीटर तक। ये हमारी क्या है, पहली लेयर है, जिसको कि क्या कहा, सौर मंडल कहा जाता है। तो देखिए यहां पर मैंने बताया कि हर प्रकार की गैसें पाई जाएंगी, गैसें तो होंगी, उसके अलावा देखिए जो जल वाष्प है ना, जो वाटर वेपर्स है, वो भी यहां पर पाई जाएंगी। तो इस प्रकार से ये जो लेयर है सभी प्रकार की गैसें पाई जाती हैं। तो यहां पर देखिए क्या होगा, क्लाउड्स वगैरह जितने भी प्रकार के बादल हैं वो सब इसी लेयर के अंदर पाए जाएंगे। कहां पर, सौर मंडल के अंदर। अब बादल पाए जाएंगे, जलवाष्प भी यहां पर होगी, तो उसका नतीजा क्या होगा कि जो यहां पर देखिए बारिश वगैरह भी होगी, बारिश भी होगी। अगर बात करें तो देखिए इस प्रकार से बिजली भी चमकेगी, लाइटनिंग भी होगी। उसके अलावा सर्दी है, जैसे कि कोहरा वगैरह हो गया है, धुंध हो गई है, तो ये सब चीजें इसी लेयर के अंदर दिखाई देती है। हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि मौसम संबंधित जितनी भी घटनाएं होती हैं, जैसे कि बादलों का गरजना, बिजली का कड़कड़ाना, बारिश का होना, उसके अलावा धुंध वगैरह, कोहरा होना, आंधी तेज तूफान आना, ये सब जो है किस लेयर की विशेषता है, सौर मंडल के अंदर ही ये सब चीजें घटित होती हैं। तो देखिए सौर मंडल के बाद जो दूसरी हमारी लेयर है वो कौन सी है, देखिए यहां पर मान लीजिए कितनी, 18 किलोमीटर हम मान लेते हैं। तो 18 से जब हम ऊपर की तरफ चलेंगे धीरे धीरे तो 50 किलोमीटर तक, यहां पर क्या है 50 किलोमीटर, यानी कि 18 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक, यहां तक क्या है एक दूसरी लेयर यहां पर प्रारंभ हो जाएगी। और इस लेयर को क्या कहेंगे, ये है समताप मंडल। समताप मंडल नाम से ही पता लग रहा है, समताप, यानी कि यहां पर जो तापमान है वो कैसा रहेगा, एक बराबर रहेगा, कम या ज्यादा नहीं होगा। यहां पर जो तापमान है वो इक्वल रहेगा, हमेशा बराबर रहेगा। तो तापमान की देखिए अगर बात करें, सौर मंडल के विषय में बात करें तो सौर मंडल में देखिए क्या है, अगर हम 165 मीटर, हर एक 165 मीटर की ऊंचाई पर जाते हैं तो जो तापमान है उसके अंदर देखिए 1 डिग्री सेल्सियस की कमी आती है, 1 डिग्री सेल्सियस की कमी, यानी कि 1 किलोमीटर जाने पर जो तापमान है वो देखिए 6.5 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। और ये जो तापमान के अंदर जो कमी आ रही है ना, इसको सामान्य ह्रास दर कहा जाता है। अगर आप लोगों से पूछे कि भाई सामान्य ह्रास दर क्या है, तो ऊंचाई पर जाने पर देखिए जो तापमान में डिक्रीज हो रहा है यहाँ पर सौर मंडल के अंदर, यही सामान्य ताप ह्रास दर है। तो यहाँ पर तो तापमान कम होता है, लेकिन जो समताप मंडल है इसका नाम समताप, यानी कि समताप, यहां पर जो तापमान है वो क्या रहेगा, मेंटेन रहता है, कम या ज्यादा नहीं होता है। समताप मंडल को
स्ट्रेटोस्फियर भी कहा जाता है, ये चीज भी याद रखनी है। अब यहां तो मैंने बताया कि जो मौसम संबंधित जितनी भी घटनाएं हैं सभी यहां पर घटित होती है। तो देखिए यहां पर सौभ मंडल है ये, तो सौभ मंडल वैसे देखिए अगर आपसे पूछा जाए कि भाई सौभ मंडल कहां से कहां तक है, तो पृथ्वी की सतह से यानी कि 0 किलोमीटर से लेकर 18 किलोमीटर तक क्या है, सौभ मंडल है। ध्रुवों पर क्या स्थिति है, सतह से लेकर 8 किलोमीटर तक सौभ मंडल है। तो सौभ मंडल यानी कि ये वाला हिस्सा सौभ मंडल है, ठीक है, ये चीज याद देखनी है। ये सौभ मंडल है, यहां पर 18 किलोमीटर पर ये सौभ मंडल खत्म हो जाता है। खत्म होने के बाद देखिए यहां पर लगभग 1-1.5 किलोमीटर तक 1-1.5 किलोमीटर तक भी कोई क्षेत्र पाया जाएगा बीच के अंदर। तो ये जो क्षेत्र है इसको क्या नाम दिया जाएगा, इसको देखिए ट्रोपोपोज कहते हैं। ट्रोपोपोज यानी कि जो ट्रोपोपोज किसको कहा, सौभ मंडल को, ट्रोपोस्फीयर को, यानी कि यहां पर जो ट्रोपोस्फीयर है वो खत्म हो रहा है, तो इसका नाम क्या है, ट्रोपोपोज इसको कहा जाता है। और देखिए जो ट्रोपोपोज है, ट्रोपोपोज कह लो या फिर ये कह लो कि भाई सौभ मंडल की जो ऊपरी सीमा है यहां पर क्या चलती है, जेट स्ट्रीम्स चलती हैं, यानी कि जेट धाराएं जैसे पढ़ा होगा आपने भाई वो पश्चिमी विक्षोभ के बारे में, तो वो सब किससे आते हैं, जेट धारा की वजह से। तो यहां पर क्या चलती हैं, तेज गति से पवनें भी चलती हैं ऊपर, जिनको कि जेट धारा कहा जाता है। तो देखिए अगर यहां पर जेट धाराएं चलेगी तो जैसे कि हमारे जो एरोप्लेन्स है उनको उड़ाने के लिए क्या ये सौभ मंडल अच्छी जगह है, बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यहां पर देखिए बादल भी हैं, बिजलियां भी चमक रही है, उसके अलावा तेज गति से पवन भी बह रही है, जिसको कि हमने क्या कहा, जेट स्ट्रीम्स कहा। तो यहां पर सौभ मंडल के अंदर एरोप्लेन नहीं उड़ते हैं। वहीं पर दूसरी तरफ है हमारी परत, कौन सी, समताप मंडल यानी कि स्ट्रेटोस्फीयर। यहां पर क्या है, एक तो जो तापमान है वो क्या है, बिल्कुल बराबर है। उसके बाद देखिए जो मौसमी घटनाएं हैं वो यहां पर बिल्कुल भी नहीं हो रही है। तो हम कह सकते हैं कि देखिए जो हमारे एरोप्लेन्स वगैरह चलते हैं उनको उड़ाने के लिए सबसे जो पर्याप्त जगह है वो कौन सी है, यहां पर उड़ेंगे इसके अंदर एरोप्लेन हमारे, तो ये कहां उड़ेंगे, समताप मंडल के अंदर, स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर, ये चीज याद रखनी है। अब यहां पर देखिए स्ट्रेटोस्फीयर जो है वो यहां तक है, कहां से, 18 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक। अब यहां पर 50 किलोमीटर पर जो स्ट्रेटोस्फीयर है वो खत्म होता है, तो इसलिए यहां पर देखिए फिर से 1-1.5 किलोमीटर की जो सीमा है इसको क्या नाम दे देंगे, स्ट्रेटोपोज। तो ये स्ट्रेटोपोज हो गया, यानी कि यहां पर जो स्ट्रेटोस्फीयर है वो खत्म हो रहा है। उसके बाद देखिए 50 से ऊपर हम और बढ़ेंगे, 50 से ऊपर की तरफ हम चलेंगे, या तो आप मान लीजिए कि भाई 80 किलोमीटर या फिर 88 भी है कई बुक में, ठीक है, 80 से 88 किलोमीटर तक, 50 से लेकर 80 किलोमीटर तक यहां पर एक नई परत पाई जाएगी, जिसका कि नाम क्या दिया गया है, इसको कहते हैं देखिए मध्य मंडल यानी कि बीच का मंडल। इसको ही क्या कहा जाता है, मीजोस्फीयर कहा जाता है, मीजोस्फीयर है ये। तो ये चीज आपको याद रखनी है, इस प्रकार से जो लेयर है वो बन रही है। तो यहां पर देखिए मीजोस्फीयर के अंदर क्या है, यहां की विशेषता यही है कि देखिए जब वो हमने पढ़ा था 6ठी क्लास की जो भूगोल हमने पढ़ी थी उसके अंदर ग्रहों के बारे में पढ़ा था, तो मैंने आपको बताया था कि देखिए उल्का रहती हैं, उल्काएं बड़े बड़े चट्टानों के टुकड़े रहते हैं जो कि मार्स और जुपिटर के बीच में चक्कर लगाते हैं, और कई बार क्या होता है वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के अंदर आ जाते हैं, और उसके बाद जब वो पृथ्वी के अंदर प्रवेश करते हैं, देखिए उल्का यानी कि उल्का तो वो चट्टानों के टुकड़े हैं इस प्रकार से, जब इसमें पृथ्वी के वातावरण में यानी कि जब वो ये हमारी मध्य मंडल यानी कि मीजोस्फीयर के अंदर आते हैं, तो उस समय क्या होता है कि देखिए तेज घर्षण की वजह से इनके अंदर ऐसे आग लग जाती है, और आग लगने पर यही जो जिनको कि हमने उल्का कहा, इनको क्या कहा जाता है, आग लगने के बाद उल्काश्म इनको कहा जाता है। तो ये जो मीजोस्फीयर है यहां पर कौन सी घटना होती है, उल्काश्म की घटना यहां पर घटित होती है। इसके अलावा देखिए अभी आते हैं इसके ऊपर, एक समताप मंडल के अंदर एक चीज और थी, समताप मंडल के अंदर ही देखिए 15 से 35 किलोमीटर तक क्या पाया जाता है, ओजोन लेयर।
ओजोन लेयर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए 15 यहां पर क्यों लिया गया है, क्योंकि ध्रुवों पर जो ऊंचाई है सौर मंडल की वो 8 ही है, तो उसके बाद थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद यानी कि 15 से 35 यहां पर थोड़ा और ऊंचा होगा यहां पर, ठीक है, जो यहां पर गर्मी ज्यादा रहती है। तो 15 से 35 किलोमीटर तक क्या पाया जाएगा, समताप मंडल का ये हिस्सा है ओजोन लेयर। ओजोन लेयर इस प्रकार से मान लीजिए यहां पर इस प्रकार से ओजोन लेयर पाई जाएगी। अगर ओजोन लेयर की बात करें तो ओजोन लेयर क्या करती है कि देखिए जब सूर्य से किरणें आती हैं तो उसके अंदर कई सारी, मैंने आपको बताया कि जिस प्रकार से CO2 क्या करती है, तापमान को एब्जॉर्ब कर लेती है, बहुत ज्यादा तापमान हमारी पृथ्वी तक नहीं आ पाता। उसी प्रकार से देखिए सूर्य के इसके अंदर क्या होता है, किरणों के अंदर एक हानिकारक यानी कि यूवी रेज होती है, अल्ट्रा वायलेट रेज। अल्ट्रा वायलेट रेज क्या है, हमारे लिए बहुत ज्यादा हानिकारक है। अल्ट्रा वायलेट रेज क्या करेगी, अगर हमारी स्किन पर गिरती है तो हमारी जो सेल्स हैं, जो कोशिकाएं हैं स्किन की, उनको डैमेज करना प्रारंभ कर देती है। उसके अलावा जैसे कि कैंसर का कारण भी बन सकती है। तो यहां पर जो 15 से 35 किलोमीटर तक जो ओजोन लेयर है, जो कि समताप मंडल के अंदर स्थित है, ये क्या करती है, इन अल्ट्रा वायलेट रेज को यहीं पर एब्जॉर्ब कर लेती है, यहीं पर एब्जॉर्ब कर लेती है, जिसकी वजह से ये किरणें देखिए हमारे स्थल मंडल तक नहीं पहुंच पाती। तो ओजोन परत का जो सबसे बड़ा रोल है वो यही है, तो ये चीज याद रखनी है। उसके बाद अभी हम कहां पर थे, मध्य मंडल के अंदर यानी कि मीजोस्फीयर के अंदर। तो यहां पर कौन सी घटना हुई, उल्काश्म वगैरह जो है, जो उल्का पिंड है वो यहीं पर आते हैं और जलना प्रारंभ हो जाते हैं और उल्काश्म का निर्माण करते हैं, यहीं पर ही खत्म हो जाते हैं। अगर कोई ज्यादा बड़ा पीस हो तो पृथ्वी तक पहुंच जाता है, जिसको कि उल्का पिंड कह दिया जाता है। तो यहां पर कितना हो गया था, देखिए 50 से लेकर 80 से 88 किलोमीटर। इसके और ऊपर जाएंगे यानी कि 80 से मान लीजिए आप यहां पर है 400 किलोमीटर, 80 से लेकर 400 किलोमीटर, ये यहां पर एक नई परत रहेगी जिसका कि क्या नाम है, उसे थर्मोस्फीयर कहा गया है। थर्मोस्फीयर यानी कि देखिए बाह्य वातावरण, बाह्य वायुमंडल कहो इसको, ठीक है, वायुमंडल, बाह्य वायुमंडल यानी कि थर्मोस्फीयर। अगर थर्मोस्फीयर की बात करें तो कहां से कहां तक, 80 किलोमीटर से लेकर 400 किलोमीटर तक, ये क्या है हमारा बाह्य वायुमंडल यानी कि थर्मोस्फीयर। तो थर्मोस्फीयर में देखिए क्या है, इसी के अंदर एक परत पाई जाती है जिसका कि क्या नाम है, आयन मंडल। आयन मंडल नाम की एक परत पाई जाएगी इसमें। तो आयन मंडल क्या करती है कि देखिए आयन मंडल के अंदर और भी गैसें पाई जाएंगी, अलग अलग प्रकार की गैसें होती हैं। जब सूर्य की किरणें आयन मंडल में आती हैं तो वो जो गैसों के अणु है ना, उनका क्या होता है कि वो आयन में डिवाइड हो जाते हैं। आयन में यानी कि जैसे कि चार्ज पार्टिकल बन जाते हैं, जैसे कोई प्लस में कोई माइनस में, इस प्रकार से वो चार्ज पार्टिकल बन जाते हैं। इसकी यूज की अगर बात करें तो देखिए पृथ्वी से जो रेडियो सिग्नल भेजे जाते हैं वो यहीं तक जाकर इन्हीं कणों से गति करते हुए क्या है, पृथ्वी के दूसरे हिस्से तक भी पहुंच जाते हैं। तो रेडियो सिग्नल का जो देखिए इस प्रकार से क्या किया जाता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जाता है। अर्थ भाई पृथ्वी के इस तरफ है ना, चारों तरफ, जैसे कि आयन मंडल भी तो यूं ही होगा, चारों तरफ इस तरह से होगा आयन मंडल भी। तो यहीं पर क्या है, इसके अंदर चार्ज पार्टिकल रहेंगे इस प्रकार से। तो रेडियो सिग्नल को क्या करेंगे, ये पूरी पृथ्वी तक इस प्रकार से भेज सकते हैं। तो ये चीज आपको याद रखनी है। अब 400 किलोमीटर तक ये भी चीज आप याद रखना, जैसे कि स्ट्रेटोपोज था, उसके बाद 50 से 80 किलोमीटर तक क्या है, मीजोस्फीयर है। तो मीजोस्फीयर जहां पर खत्म होगा तो फिर से 1 से 1.5 किलोमीटर तक की जो ऊंचाई है उसको क्या कहेंगे, यहां पर देखिए मीजोपोज कहा जाएगा। मीजोपोज इस प्रकार से याद रखनी है। अगर मैं बता भी ना पाऊं तो भी आपको पता होना चाहिए कि जहां पर जो भी लेयर खत्म हो रही है उसी के नाम से क्या बन रहा है, जैसे कि मीजोपोज। तो 400 किलोमीटर तक ये हमारी कौन सी लेयर हो गई, देखिए थर्मोस्फीयर यानी कि बाह्य वायुमंडल। उसके बाद देखिए 400 से ऊपर लगभग आप मान लीजिए कि 1000 किलोमीटर तक जो अन्य लेयर है ये क्या कहलाती है, इसको एक्सोस्फीयर कहा जाता है, यानी कि बहिर्मंडल इसको कहा जाता है। ये क्या है, एक्सोस्फीयर यानी कि बहिर्मंडल, ये सबसे बाहर की हमारी परत है। तो ये चीज याद रखनी है। तो देखिए यहां पर जैसे कि खत्म क्या हुआ,
यहां पर मीजोपॉज खत्म हुआ और यहां पर थर्मोस्फीयर खत्म हुआ, तो ये क्या हो गया, थर्मोपोज। ये चीज याद रखनी है। तो इस प्रकार से ये हमारी वायुमंडल की विभिन्न विभिन्न परतें हैं। एक और चीज याद रखें, जो 1000 किलोमीटर की जो ऊंचाई है, 400 किलोमीटर से जो बाहर का क्षेत्र है वो क्या कहलाता है, बहिर्मंडल उसको कहा जाता है, एक्सोस्फीयर कहा जाता है। 1000 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर हमारे देखिए जो रिमोट सेंसिंग जो सैटेलाइट है वो यहां पर स्थापित किए जाते हैं। यहां पर क्या किए जाएंगे, हमारे जो रिमोट सेंसिंग जो सैटेलाइट है इस प्रकार से यहां स्थापित किए जाते हैं। उसके बाद अगर और अधिक ऊंचाई की बात करें तो देखिए 36,000 किलोमीटर, 35 से 36,000 किलोमीटर तक क्या होता है, वहां पर हमारे देखिए जो भू स्थिर उपग्रह हैं ये यहां पर स्थापित किए जाते हैं। बहुत बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि जो भू स्थिर जो उपग्रह है इसकी ऊंचाई कितनी है, कितनी ऊंचाई पर स्थापित किए जाते हैं, तो 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर। 1000 किलोमीटर की ऊंचाई पर जो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है या फिर इनको पोलर सैटेलाइट कह लो भाई, पोलर सैटेलाइट, ये क्या करते हैं, पृथ्वी के पोल टू पोल इस प्रकार से मूवमेंट करते हैं। तो इस प्रकार से ये हमारी लेयर हो गई, तो इनके बारे में आप लोगों को अच्छे से जान लेना है। तो ये हमारा पार्ट 1 रहेगा, इसके बाद का जो भी चैप्टर है वो हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जल्दी ही।